आज हम बात करेंगे जन्मदोष विकारों यानी बर्थ डिफेक्ट की। क्या आप जानते हैं जन्मदोष की वजह से दुनिया भर में लाखों नवजात बच्चों की मौत हो जाती है और लोग इसे भगवान की मर्जी कहकर भूल जाते हैं। लेकिन जन्मदोष ना हो और किसी बच्चे की इससे मौत ना हो, इसलिए हर वर्ष पूरी दुनिया में 3 मार्च के दिन वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट डे मनाया जाता है और इसका मकसद लोगों को जागरूक करना होता है। इसी उपलक्ष्य पर हमें जन्मदोष के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है नागपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यशवंत पाटिल। तो आइए जानते हैं जन्मदोष क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर यशवंत पाटिल, मैं प्रैक्टिस चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ मैं, और फिलहाल मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूँ कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड डिसेबिलिटी का, जो कि 54 देशों की एक एनजीओ है जिसका हेड ऑफिस लंदन में, जिनकी मुख्य पैट्रन ये ऑनरेबल हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ II ये है। उनके अंडर हम यहाँ पे कोमाड के थ्रू हम यहाँ पे कार्यरत है एज ए इंटरनेशनल प्रेसिडेंट। जी सर, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट डे पर, यानी जन्मदोष पर। तो सर, आज जानेंगे आपसे कि जन्मदोष किसे कहते हैं और ये क्या होता है। ये सवाल तो सभी को रहता है, जन्मदोष क्या रहता है, बट उसके पहले इसकी रूपरेखा यानी ये जो आज का दिन है वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट्स डे, ये जो मनाया जाता 3 मार्च 2022 को, ये WHO ने डिक्लेयर किया हुआ डे है। और इस दिन इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आम जनता में इसकी जागरूकता या उसके बारे में बर्थ डिफेक्ट्स के साथ में क्या क्या सोसाइटी पे या इंडिविजुअल लेवल पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं उसका उनको जानकारी मिलना। और दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी बर्थ डिफेक्ट्स है उसके लिए जो सुविधा है, प्रतिबंधक उपाय, और जिनके यहाँ पे बर्थ डिफेक्ट्स हुए हैं उनके ऊपर उपचार, ताकि उनका जो मॉर्बिडिटी स्टेटस है ये कम से कम हो जाए, इस उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। जी सर, अगर कहा जाए तो भारत में आज कितने बच्चे ऐसे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ जन्म ले रहे हैं? फिलहाल जो स्टैटिस्टिक्स है WHO का, इसमें ये कहा गया है कि इंडिया में करीबन 60 से 70 प्रति 1000 लाइव बर्थ इसका एक प्रिवेलेंस है, यानी आप समझ लो एक 6 to 7% वी कैन से। मगर जागतिक तौर पर देखा जाए तो उसका है 8 मिलियन बर्थ ये जो होते हैं पूरी दुनिया में, दे आर विद द सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स, यानी वो करीबन 3 से 6% आता है। जी सर, अगर बात की जाए आमतौर पर बच्चों को जन्मदोष के कौन कौन से कारण पाए जा रहे हैं? हाँ, ये बहुत सवाल अच्छा है, क्योंकि बर्थ डिफेक्ट्स बोले तो बहुत अगणित है, यानी उसकी आप संख्या में देखेंगे तो हजारों में रहेंगे वो। मगर जो आमतौर पर अपने को देखने में आता है, जो कॉमन है, वो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज, यानी हार्ट में डिफेक्ट्स रहना। दूसरा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब यानी जो मस्तिष्क से लेकर जो अपनी पार्ट की कणे में जो स्पाइनल कॉर्ड रहती या उसका जो बोनी स्ट्रक्चर रहता है उसमें डिफेक्ट रहना। तीसरा है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जैसा अपन आमतौर पर देखते डाउन सिंड्रोम, ये बहुत कॉमन चीज हो जाती है। और अभी भी ख्याल में आता है कि जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA, जिसमें पूरी बॉडी शिथिल हो जाती है, यानी पूरी पैरालाइज रहती है, ये भी डिफेक्ट अभी आजकल ज्यादा कॉमन दिखने लगा है। जी सर, जन्मदोष किन किन कारणों से होता है मुख्यतः? ये कारण मालूम होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण बोलेंगे हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स। अपने शरीर में जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, जो आधे माँ की तरफ से आते हैं और आधे पिताजी की तरफ से आते हैं, उसमें जो जीन्स रहते हैं
जिससे अपना कैरेक्टर, स्वभाव या जो भी कुछ अपने शरीर के चालना है ये सब उसमें प्रदर्शित होता है। वो जीन में यदि कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो ये ऐसे बर्थ डिफेक्ट्स उसमें आ सकते हैं। दूसरा है क्रोमोसोम इटसेल्फ, यानी जो क्रोमोसोम रहता है जिसके 4 पैर रहते हैं, अपने शरीर में 47 क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो उसमें एखाधे कुछ अंग टूटा हुआ है या एखादा अब्सेंट है, उस वजह से भी ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एक दूसरा कारण होता है। उसका एग्जांपल यानी डाउन सिंड्रोम, 21 ट्राइसोमी। तीसरा कारण है मुख्यत्वे करून इन्फेक्शंस, जो प्रेगनेंसी पीरियड में यानी गर्भावस्था में जो इन्फेक्शंस होते हैं, स्पेशली जर्मन मीजल्स यानी रूबेला कहलाते अपन, जिसके लिए गवर्नमेंट ने MR वैक्सीन या मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन का बहुत प्रचार किया है और काफी बच्चों को वो मिल चुका है, जिस वजह से काफी सारे बर्थ डिफेक्ट्स, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ब्रेन में अफेक्शन होना, मेंटल रिटार्डेशन रहना, कैटरैक्ट रहना, इस प्रकार के जन्मदोष उसमें पैदा होते हैं। देन प्रेगनेंसी पीरियड में यानी गर्भावस्था में यदि माँ का कोई मेडिकेशंस हुए, यानी नॉट रिलेटेड, नॉट यानी डॉक्टर ने नहीं दिए बट सेल्फ मेडिकेशन किए, वो माँ को तो पता नहीं रहता कौन सा घातक और क्या है, बट उसके अंधश्रद्धा में उसने ले लिया मेडिकेशंस, या कुछ केमिकल के या कुछ टॉक्सिक एजेंट से यदि उनका सान्निध्य आया या संबंध आया, समझ लो घर के बाजू में कोई फैक्ट्री चल रही है, उसमें से कुछ केमिकल्स निकल रहे, टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहे, तो उसका इनहेलेशन से, और वैसे भी देखा जाए तो अपने वातावरण में भी कार्बन का प्रमाण बहुत बढ़ते जा रहा है, तो ये कार्बन के प्रमाण बढ़ने से भी उसमें बर्थ डिफेक्ट्स माँ में आ सकते, बच्चों में आ सकते हैं। देन मुख्य कारण अपने इंडिया में यानी न्यूट्रिशन, हर एक माँ को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी पीरियड में मिलता नहीं, या बहुत सारी माँ न्यूट्रिशन से थोड़ा डेफिशिएंसी रहती है, ये भी एक कारण उसके लिए है जिस वजह से जन्मदोष निर्माण होते हैं। जी सर, बात की जाए लोअर और मिडिल क्लास की, तो भारत में यही दो पर ज्यादातर जन्मदोष देखा जाता है, क्या कारण हो सकते हैं सर इसके? ये आपका बहुत कहना बहुत बराबर है, क्योंकि इस लिटरेचर में देखा गया है कि लोअर और मिडिल क्लास लोगों में जन्मदोष का प्रमाण ज्यादा रहता है, और उनमें देखा गया है करीबन यदि 9 बच्चे बॉर्न हुए या 10 बच्चे बॉर्न हुए तो उसमें से 9 बच्चों को बर्थ डिफेक्ट्स रहते हैं, ऐसा उनका अनुमान है। और अभी मैंने आपको कुछ कारण बताया है, उसमें से भी कारण का अपन विश्लेषण करेंगे तो उसमें रीजन उसके पीछे वही है, एक तो न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर। आप देखेंगे लोअर क्लास या मिडिल क्लास में न्यूट्रिशन उनका एक प्राइम फैक्टर है, न्यूट्रिशन उनका सही प्रकार का नहीं रहता है, या उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती, वो उतने सक्षम नहीं रहते कि मैं वो न्यूट्रिशियस डाइट रोज खा सकूं। तीसरा है प्रॉपर ANC केयर, उनके लिए ANC केयर एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती। अब जैसे कोई खेड़े गांव में या कोई ये यहाँ पे है तो इलिटरेसी की वजह से उनको मालूम नहीं रहता कि ANC अपन ने रेगुलर चेकअप करना चाहिए, तो इम्प्रॉपर यानी पुअर एक्सेसिबिलिटी ऑफ ANC केयर। देन उसी वजह से इलिटरेसी की वजह से उनको ये भी नहीं पता रहता कि अपन ने क्या स्क्रीनिंग करना चाहिए, यानी मेडिकल फैसिलिटीज बोलो। और पुअर न्यूट्रिशन, ये तो अपने अभी पता है मैंने आपको, पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रमाण में प्रोटीन जाना चाहिए, जो प्रमाण में कैलोरी जाना चाहिए, वो उसमें उनको डेफिशिएंसी रहना। और ऐसी माँ जो पहले से ही कमजोर है न्यूट्रिशनली, उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। बाद में उनमें कुछ आदतें भी रह सकती है, जैसे टोबैको च्यूइंग है या स्मोकिंग है, या कभी कभार कोई अल्कोहल भी लेता होगा या दारू अगर लेते होंगे, तो उस वजह से भी बर्थ डिफेक्ट्स इसमें लोगों में ज्यादा कॉमन मिलता है। जी सर, अगर उपचार संबंध में बात करें तो किन किन जांचों द्वारा हम जन्मदोष को पहले से ही पता लगा सकते हैं? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हर एक जनता जनार्दन को ये मालूम होना चाहिए कि भाई प्रेगनेंसी तो हुई है, मगर ये प्रेगनेंसी नॉर्मल रहेगी या बच्चा नॉर्मल रहेगा नहीं रहेगा, इसके लिए अपन ने कुछ स्क्रीनिंग करना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर ANC केयर जो बोलते हैं वो अपने सानिध्य में रहना चाहिए और इजीली एक्सेसिबल रहना चाहिए। प्रेगनेंसी गर्भधारण करने के पहले भी पूर्व अवस्था में एक्चुअली मदर ने ये देखना चाहिए कि अपनी हेल्थ, अपनी जनरल हेल्थ, ये हर मदर ने जिसको एक्सपेक्टेंट मदर बनना है, उन्होंने अपने डॉक्टर से पूरी जांच करके सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि नहीं
मैं भी गर्भधारणा के लिए पूरा हेल्दी मेरी बॉडी है करके, ये एक। दूसरा, कुछ कैरियर रहते हैं, कुछ कुछ बीमारियों के कैरियर रहते हैं, अपने को मालूम नहीं रहता अपने शरीर में ये बीमारी है या नहीं, मगर अपन उसके कुछ जीन्स है या कुछ है क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी अपन कैरी कर सकते हैं। जैसे ब्लड की बीमारी है या क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज है या कुछ ऐसे बीमारियां रहती है जो अपन उसे कैरियर रहते, उनको पता नहीं रहता, उसका स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। तीसरा फैक्टर है कॉन्सेंग्विनस मैरिज, यानी रिलेशंस में आपस में मैरिज करना, उस वजह से भी बर्थ डिफेक्ट्स होते। तो ये 3 चीजें पहले देखना चाहिए। बाद में और प्री कंसेप्शन में और कुछ चीजें देखना चाहिए। जैसा भी कंसेप्शन करना है तो कुछ चीजें ये देखना चाहिए कंसेप्शन के पहले कि भाई माँ का हेल्थ मैन है, उसका उम्र कितना है, वो बहुत यंग है, 20 के पहले है या 45 के ऊपर है या 40 के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, उनमें क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज ज्यादा प्रमाण में पैदा हो सकती है। बाद में शॉर्ट स्टेचर यानी कम कद रहना, ऊंचाई में कम कद रहना, उनमें लो बर्थ वेट बेबीज और उसके साथ में बर्थ डिफेक्ट्स पैदा होना, वो एक आशंका रह सकती। ओबेसिटी इज ऑल्सो एक कारण है। बाद में कुछ सिस्टमिक डिजीजेज है जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, उनमें भी बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। बाद में उसके मेडिकेशंस, वो जो बीमारियां उनके साथ में रहती है उसके लिए जो मेडिकेशंस लेते हैं उसके कारण भी हो सकता है। बाद में प्रेगनेंसी के पीरियड में टोबैको या स्मोकिंग या अल्कोहल का इंटेक करना या टॉक्सिक पदार्थों से संबंध रखना, उससे भी बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं जी। कंसेप्शन होने के बाद में क्या होता है, हर माँ को लगता है अपना फीटस बराबर है कि नहीं, जो ग्रोथ हो रही है वो बराबर हो रही है कि नहीं, तो वो जानकारी लेना चाहती है डॉक्टर से कि मैं एक्सरे करना जरूरी है क्या, यूएसजी करना जरूरी है क्या। कदापि नहीं, पहले 3 महीने में ना कोई मेडिकेशन होना चाहिए, ना कोई एक्सरे होना चाहिए, ना कोई यूएसजी होना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जहां डॉक्टर को डाउट है कि भाई इनमें बर्थ डिफेक्ट्स हो सकता है, वहीं पे एक्सरे कम मात्रा में रेडिएशन देके या यूएसजी एक आधा कर सकते हैं। अदरवाइज आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर दे कैन हैव। देन मैटरनल ब्लड स्क्रीनिंग, कुछ कुछ एलिमेंट्स मैटरनल ब्लड में आते हैं जिस वजह से मालूम होता है कि माँ में जो गर्भ है उसमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज आ रही है क्या। और कुछ इन्वेस्टिगेशन से, बहुत स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है, बट उसमें एक आधी बार गर्भधारणा को धोखा हो सकता है। बहुत जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स रहते वो कर सकते हैं, जैसे कि कोरियनिक विलस सैंपलिंग, फिटल का डीएनए टेस्टिंग करना, एमनियोसेंटेसिस और स्क्रीनिंग फॉर इन्फेक्शंस। ये कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिससे अपन मालूम कर सकते हैं कि ये बच्चे में या गर्भधारण जो हुआ है, जो फिटस है, उसमें कुछ बर्थ डिफेक्ट्स है या नहीं। और कुछ जांच रहती है जो जन्म के बाद में बच्चों में कर सकते हैं जिससे अपने को बर्थ डिफेक्ट्स मालूम होते हैं, जैसे उसको बोलते हैं न्यूनेटल स्क्रीनिंग। पहली जांच तो यानी आंख बराबर है या नहीं, यानी आई प्रॉब्लम्स के लिए कैटरैक्ट है, उसका विजन बराबर है या नहीं। हियरिंग प्रॉब्लम फॉरेन कंट्रीज में रूटीन हुआ जाता है, बट अपने इंडिया में उतना रूटीन नहीं होता है। दूसरा और एक टेस्ट है जो हिप के बराबर है, यानी कंजेनिटल डिस्लोकेशन ऑफ हिप। किसी किसी का जो जॉइंट रहता है, हिप जॉइंट, ये निखड़ा हुआ रहता, शुरू में ख्याल में नहीं आता, बट एक्सपर्ट्स के वो ख्याल में आता है। बाद में कुछ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहती या कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स रहती, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है। बाद में G6PD डेफिशिएंसी है या सिकल सेल डिजीज है या थैलेसीमिया डिसऑर्डर्स है। इसका भी अपन न्यूनेटल स्टेज में स्क्रीनिंग करके मालूम कर सकते हैं कि इनको बर्थ डिफेक्ट्स है या नहीं। सर, अगर बात की जाए तो गर्भ अवस्था में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये जन्मदोष ना हो? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इससे अपने को प्रतिबंधन कैसा करना हर एक जनता जनार्दन को मालूम हो जाता है। जैसे कि बिफोर प्रेगनेंसी जो भी कोई माँ है एडोलेसेंट एज में, उसके वो एडोलेसेंट एज तक, यानी पौगंडावस्था बोलते हैं उसको, उसके पहले जो भी रूटीन वैक्सीनेशन है वो उसने अपने करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैक्सीन रहते हैं कि वो प्रेगनेंसी पीरियड में अपन दे नहीं सकते, मगर वो वैक्सीन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो यदि वैक्सीन ने लिया और वो बीमारी यदि प्रेगनेंसी पीरियड में हुई तो उससे बर्थ डिफेक्ट हो सकते, इसलिए वो पौगंडावस्था में ही वो लेडी ने अपना पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा कंप्लीट
कर लेना चाहिए। सेकंड, उसने अपना पूरा हेल्थ चेकअप करना चाहिए और हेल्थ चेकअप करके सर्टिफिकेट लेना चाहिए मेरा शरीर एकदम हेल्दी है, प्रेगनेंसी के लिए तत्पर है। तीसरा, उन्होंने प्रेगनेंसी ये प्लान करना चाहिए बाय चॉइस ओनली। दे शुड चॉइस द प्रेगनेंसी, दे शुड प्लान द प्रेगनेंसी बाय चॉइस बट नॉट बाय चांस। यानी हो गया ऊपर वाले की मेहरबानी थी इसलिए हो गया, ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो भी आइडियली शुड बी मिड-20s, क्योंकि कम उम्र रहा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा उम्र में भी रहा प्रेगनेंसी तो भी प्रॉब्लम है। तो मिड-20s इज द बेस्ट पीरियड, मिड-20s ये बेस्ट पीरियड है प्रेगनेंसी धारण करने के लिए। और उस एडोलेसेंट लेडी ने रोजाना 1 महीना प्रेगनेंसी के पहले और पूरा प्रेगनेंसी पीरियड में 5 मिलीग्राम की फोलिक एसिड गोली रोजाना उसने लेना चाहिए अलॉन्ग विथ आयरन टैबलेट, यदि वो एनीमिक है तो। क्योंकि देखा गया है यदि वो लेडी में फोलिक एसिड का लेवल ब्लड में अच्छा है प्रेगनेंसी के पहले और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो करीबन 70% न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स प्रिवेंट कर सकती है। नॉट ओनली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बट अदर जो डिफेक्ट्स है वो भी कम मात्रा में उनमें आ सकते हैं। बाद में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने क्या करना चाहिए? अब सब कुछ हो गया, सब पाल लिया, प्रेगनेंसी हो गई बाय चॉइस। अभी उन्होंने क्या करना चाहिए? उन्होंने एएनसी क्लिनिक ज्वाइन करना चाहिए ताकि उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, पहले 3 महीने में, बाद में 3 महीने में और बाद में आखिरी के महीने। पहले 3 महीने में तो हर फोर्टनाइट या मंथली भी हुआ तो चलता है, सेकंड इसमें भी चलता है, बट लास्ट ट्राइमेस्टर जो रहते हैं आखिरी के 3 महीने में, वहां पे हर फोर्टनाइट या वीकली या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द मदर। उसको जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा वो हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ सकती है, तो रेगुलर चेकअप उनका होना चाहिए। बाद में वैक्सीनेशन, अब इसमें प्रेगनेंसी पीरियड में 2 ही वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्लू का शॉट कोई भी ट्राइमेस्टर में आप ले सकते हैं, और टीडैप यानी टिटानस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस, इसका एक अडल्ट का वैक्सीनेशन आता है, वो कम से कम 2 मात्रा तो भी उसने 1 महीने के अंतर से लेना चाहिए। 1 महीना डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी के पहले उसके दोनों डोजेज होना चाहिए। प्रेगनेंसी पीरियड में उन्होंने स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए या टोबैको च्यूइंग नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी मेडिकेशन विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए। जहां जरूरत है वहीं पे डॉक्टर की सलाह से ही मेडिकेशन को लेंगे। और उन्होंने बाहर में जो भी कोई पोल्यूशन रहता है, पोल्यूशन से जितना कम रहे उतना अच्छा, जितना हीट से दूर रहे उतना अच्छा। इवन हॉट टब बाथ भी लेना उनके लिए मुनासिब नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। और उनकी हेल्थ स्टाइल जो रहेगी, लाइफ स्टाइल, ये बिल्कुल हेल्दी रहना चाहिए। दे शुड बी एक्टिव ऑल्सो, नॉट ओवर एक्टिव बट दे शुड बी एक्टिव। जो भी काम करना है हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, बट अपने शरीर का एक्सरसाइज हो जाएगा, इस तरीके का उन्होंने एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। और न्यूट्रिशन, मेन इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। उन्होंने कम से कम रूटीनली डेली एक मील, जो अपन रूटीन तरीके से अपन मील लेते हैं, सुबह शाम लेते, ब्रेकफास्ट लेते, एक एडिशनल मील उन्होंने लेना चाहिए। ये एडिशनल मील इसलिए है क्योंकि उनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उनकी बढ़ जाती है, कैलोरीज रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उनके शरीर के लिए भी कैलोरीज प्रोटीन रहता है और उनके फीटस के डेवलपमेंट के लिए उनको कैलोरीज और प्रोटीन लगता है। तो उन्हें कितना लेना चाहिए? उन्होंने डेली करीबन 14 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए और 1300 कैलोरीज मोर, जितना उनको रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा उन्होंने कैलोरीज उन्होंने खाना चाहिए। और एक मील लिया तो उनके लिए सफिशिएंट हो जाता है। और उनका मन यही चाहना चाहिए कि उन्होंने घर में डिलीवरी नहीं करना, उन्होंने हॉस्पिटल में डिलीवरी करना चाहिए। जी, आखिर में सर आपसे पूछेंगे कि सर आप क्या जन्मदिवस डे पर क्या एक जनता को संदेश देना चाहेंगे? एक ही मेरा संदेश है आम जनता को कि उन्होंने जितना हेल्दी रह सके उतना उन्होंने रहना चाहिए, जितना हेल्दी बैलेंस डाइट लेना चाहिए उतना उन्होंने लेना चाहिए। उन्होंने रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कर लेना चाहिए डॉक्टर्स की सलाह से। सेकंड, हर एक लेडी ने एडोलेसेंट पीरियड से
5 मिलीग्राम की फोलिक एसिड की गोली रोजाना खाना चाहिए, और यदि एनीमिया है तो आयरन की गोली उन्होंने लेना चाहिए। यदि उनको अपने इंडिया में देखो 70 से 80% लोगों में एनीमिया का प्रमाण ज्यादा है। अब इस एनीमिया से क्या होता है, एक तो लो बर्थ वेट बेबी पैदा हो जाता है, जिसका ब्रेन वैसे ही अपरिपक्व रहता है, जिस वजह से बर्थ डिफेक्ट्स हो जाता है, वो मेंटल रिटार्डेशन बोलो या सेरेब्रल पाल्सी बोलो। इसलिए एनीमिया नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने आयरन टैबलेट रेगुलरली लेना चाहिए, अपना हेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग करना चाहिए, अपना क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है क्या, कैरियर है क्या, उसका उन्होंने स्क्रीनिंग करना चाहिए। बाद में दे शुड प्लान द प्रेगनेंसी बाय चॉइस नॉट बाय चांस। उन्होंने अननेसेसरी मेडिकेशंस प्रेगनेंसी पीरियड में टालना चाहिए। कोई भी आदत होंगी कोई स्मोकिंग की, अल्कोहल की, ये उन्होंने छोड़ना चाहिए। अपना लाइफस्टाइल उन्हें चेंज करना चाहिए। इट शुड बी हेल्दी, दे शुड बी यानी फिजिकली वो एक्टिव रहना चाहिए। देन उन्होंने अपने हेल्थ के बारे में जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो भी उनका डॉक्टर है, उन्होंने उनकी सलाह लेके एक्चुअली उन्हें डिस्कशन करना चाहिए, 1-to-1 डिस्कशन कि डॉक्टर साहब मेरी हेल्थ कैसी है, मेरा फिटनेस का ग्रोथ कैसा है, मैंने न्यूट्रिशन में क्या लेना चाहिए, आप जो मेडिसिन दे रहे मैंने बोल लेना बहुत जरूरी है क्या। अपने जो भी कोई सवाल है ये उसका शंका निरसन उन्होंने अपने डॉक्टर के साथ करना चाहिए। ये मेरा संदेश है, ताकि अपना प्रतिबंधन, बर्थ डिफेक्ट से प्रतिबंधन ये कम होना जरूरी है।